जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 8th एंड 9th सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये आज के आपके आंसर्स रहेंगे। अगर आप इसे अटेम्प्ट करना चाहते हो तो जो चैट ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पे भेज दीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स का आप यूट्यूब के कमेंट में भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ हमारी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। इनकी रिपोर्ट आई है एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। देखो फाइंडिंग्स क्या क्या है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में, और इसके डेटा को कोड कर सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं अपने नोट्स में इसे डाल लीजिएगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्या है कि ग्लोबल PM2.5 उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूरोपियन एंड चाइना में कम हो गई है, लोअर हुई है, जबकि नॉर्दर्न अमेरिका और इंडिया में बढ़ी है। हमें क्या याद रखना है कि इंडिया में बढ़ी है, दैट्स इट। यही हमें अपने आंसर में ज़्यादा काम आएगा। फिर है ग्लोबल PM हॉटस्पॉट्स। PM मतलब सबसे पहले तो ये PM2.5 PM क्या है भाई? तो PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर। हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब यहाँ पे कितनी हवा साफ है, ये वो एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके अंदर हमने कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स बांधे हुए हैं, जैसे कि PM2.5 एंड 10, फिर NO2 SO2 CO O3 लेड एंड एमोनिया। ये हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, और जब हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, दोनों अलग अलग है, वहाँ पे और 4 ऐड हो जाती हैं, आर्सेनिक, बेंजीन, बेंजोपायरिन एंड निकल। आप बस इसको ध्यान रख लीजिए कि इन सब में CO2 नहीं आता है, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन में ट्रिक किया जाएगा तो वही किया जाएगा, CO2 को इंक्लूड करेंगे, बट CO2 नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो इसी के अंदर हम जो PM की बात कर रहे हैं, PM2.5, PM10, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई PM2.5 का देख लिया। फिर PM हॉटस्पॉट में तो जो एशियन कंट्रीज़ है, यूजुअली पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, वहाँ पे PM हॉटस्पॉट्स है सारे के सारे। मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है एग्रीकल्चर फील्ड से। ये रहा एग्रीकल्चर एरियाज़, इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे हॉटस्पॉट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा हमें PM का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। फिर इम्पैक्ट ऑफ PM क्रॉप के ऊपर क्या होगा, पर्टिकुलेट मैटर का। तो भाई PM की वजह से सनलाइट हमारे यहाँ पे कम आती है, और सनलाइट कम आएगी तो डेफिनेटली जो क्रॉप की यील्ड है वो भी कम हो जाएगी, तो ये इफेक्ट पड़ता है। फिर एरोबायोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो भाई जो हम न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं बायो एरोसॉल मॉनिटरिंग के लिए, वो भी हमें इधर काम आ रहा है। ठीक है, मतलब अच्छा है हमारे लिए। ओके, डेटा आप बस यही यूज़ करोगे, ये जो 2.5 वाला डेटा है उतना काफ़ी है। अभी जो बायो एरोसॉल मॉनिटरिंग बोला, ये चीज़ क्या है? देखो, बायो और एरोसॉल दोनों को आप अलग अलग करो, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल और एयर के साथ कुछ कनेक्ट हो रहा है। तो बायो एरोसॉल मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एसेट्रा। ठीक है, और एरोबायोलॉजी क्या होता है? वही सेम टू सेम जो एरोबायोलॉजिकल ऑर्गेन कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेटेड स्टडी, दैट्स इट। तो देख लीजिए, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एरोबोन बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, बायो एरोसॉल्स और ऑन ह्यूमन एनिमल। ओके, बायो एरोसॉल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें एयर में मिल रहे हैं वो, और उनकी हम स्टडी करेंगे तो एरोबायोलॉजी, दैट्स इट। ओके, फिर न्यू ऑब्जर्वेशन हम टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जैसे DNA सीक्वेंसिंग, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर, ये वो नॉर्मल बातें हैं। फिर देखो ये ऑब्जर्वेशन के पैराडाइम क्या क्या है, क्या क्या हमें यूज़ मिल सकता है। तो सबसे पहले तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम आ सकता है, जैसे कि EDA बनाना, लाइडार बनाना। फिर ICT में काम आ सकता है, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, और एंड यूजर्स इंफॉर्मेशन भी हमें काम आ सकती है। ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो आप हाँ ही करके आना, क्योंकि अराउंड 90% केसेस में जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं नीचे कि भाई यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि नहीं, वो सही ही होता है। और इवन उसके देखो एक चांसेस भी क्या है कि समझ लीजिए जब क्वेश्चन बनाया जा रहा है, हो सकता है तभी ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हो। ठीक है, इसलिए यूजुअली सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, PYQ, तो 2016 में ऑलरेडी एयर क्वालिटी के ऊपर प्रीलिम्स में PYQ था, और 21 में मेंस के ऊपर PYQ था। चलिए आगे। फिर है मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो भाई हम अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को या फिर डिफेंस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी गोल को मीट करने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी, दैट्स इट। ओके, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? तो परसुइंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थ्रू पीसफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिफेंस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, हाँ ये वर्ड जरूरी है, पीसफुल, इसीलिए डिप्लोमेसी है। लड़ाई करके लेते तो वॉर ही हो जाती ना। तो पीसफुल हम यूज़ करें अपने डिफेंस रिसोर्सेज का,
और अपना जो भी ऑब्जेक्टिव हो हासिल कर ले, दैट्स इट। इट इज़ मिलिट्री डिफेंस डिप्लोमेसी और डिफेंस डिप्लोमेसी दोनों सेम है। ओके हम भाई डिफेंस में डिप्लोमेसी में या फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर क्या क्या करते हैं, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन का पार्ट बनते हैं। पीस कीपिंग मिशन में क्या है, तो यूएन की बॉडी जहाँ पे भी कोई समस्या होती है ना वहाँ पे जाती है, वेदर इट इज़ वॉर और एक्सटर्नल एड कुछ भी हो, तो उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं कि कहाँ पे कोई साइक्लोन आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पे हम मदद करते हैं। और हम जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, किसी की भी, ठीक है। तो ये सब हमारे इन्वॉल्वमेंट है, हम क्या क्या करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भाई मिलिट्री डिप्लोमेसी का? सबसे पहले तो देखो, आप अगर दो देश साथ मिलकर कोई एक्सरसाइज करोगे तो आप दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट। तो यही कि एक दूसरे के भी इंटरेस्ट मैच करते हैं, दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप थोड़ा सा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर अलायंस और पार्टनरशिप बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आप एक दूसरे को ट्रांसफर करोगे, एसेट्रा हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं, कॉड, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में साइन है। ओके फिर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटीज इनहेंस हो सकी है, जैसे कि रशिया और इंडिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना दी है, ठीक है। ब्रह्मोस, देखो ब्रह्मोस में दो वर्ड है, एक तो ब्रह और मोस। ब्रह का मतलब है ब्रह्मपुत्रा और मोस का मतलब है मॉस्कोवा। वो रशिया की रिवर है और ब्रह्मपुत्रा इंडिया की रिवर है, दोनों ने साथ मिलकर नाम बनाया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। अभी ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं फिलीपींस को। तो देखो दोनों दो देश साथ मिलकर डेफिनेटली कुछ अच्छा बना सकते हैं यार, एक से भले दो। तो यही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो सकता है और कैपेसिटी भी इनहेंस हो सकती है। ओके अदर्स में भाई सॉफ्ट पावर बढ़ती है, एसेट्रा एसेट्रा, नॉर्मल बातें हैं। नो चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई, तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो हमारे पास इतना फंड नहीं रहता है, ये मेन है। ऊपर से हमारे एरियाज मतलब साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में लोग इंडिया को एज अ बिग ब्रदर परसीव करते हैं कि इंडिया भाई अपनी चलाने के लिए इंडियन ओशन में सबकी मदद करता है, या फिर जो भी कुछ करता है वो इसीलिए करता है कि वो ऐसे बड़े भाई की तरह दिख पाएगी, मैं ऐसा बोलूँ तो ये करो। ऐसा हमारा उन लोगों का पर्सपेक्टिव है, हम ऐसा कायदे से करते हैं नहीं। फिर हमें भी बैलेंस करना होता है यूएस और रशिया जैसी बिग पावर के साथ, कि रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाओ, यूएस के साथ भी बनाओ। अगर किसी एक बाजू ज़्यादा झुकाव हो गया तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। हालांकि वी आर डूइंग इट वेरी वेल, ये बिग ब्रदर वाला मैंने आपको बता दिया है। फिर कैपेसिटी गैप से ये भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, इतने हमारे पास फंडिंग नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। ओके तो इंडिया क्या क्या अभी कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो भाई इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, हम बहुत सारे देश के साथ कर रहे हैं, हम आए दिन पढ़ते भी हैं। फिर हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं बहुत सारे देशों को, रिसेंटली अभी अर्थक्वेक आया था टर्की के अंदर तो हमने ऑपरेशन दोस्त करवा दिया था। वैसे ये सब दिखाता है कि भाई इंडिया इज ऑलवेज स्टे बिहाइंड देयर पार्टनर्स। फिर साथ ही साथ अभी अभी रिसेंटली ये जो रेड सी में पायरेसी हो रही थी हाउदीज की, उनके सामने हमने ऑपरेशन संकल्प चलाया था। तो ये सब दिखाता है कि यस इंडिया इज एंगेजिंग इन इट। और देख लीजिए रिसेंट जो एक्सरसाइजेज है वो क्या है, तो युद्ध अभ्यास हमारी यूएस के साथ चल रही है। फिर तरंग हमारी ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, यूएई इन जैसी कंट्रीज़ के साथ चल रही है। फिर मालाबार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के साथ जो कॉड के मेंबर्स हैं उनके साथ चलती है हमारी। और फिर बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन इंद्र। ओके नॉर्मल टॉपिक था, ठीक है, बट समझ लेना ऐसा है, आपको थोड़ा दिमाग खोल के समझना है कि हाँ भाई ऐसा होता है और ऐसा हम करते हैं। क्योंकि इसी के ऊपर मैंने पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसी को ध्यान से पढ़ना। मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन समझा ही देता हूँ, एक ही सेकंड रुकिए। देखिए सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस कि भाई फ़ायदा क्या हो रहा है इंडिया को, ये अपनी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसका, मिलिट्री डिप्लोमेसी। फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं ये, क्या हमें गेन क्या करना है, क्या हमें चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब हम कौन सी वे से ये कर रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर दी, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। और इनिशिएटिव मतलब जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो हम ऑलरेडी प्लान लेके आ गए हैं कि ऐसे हम काम कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव है, ठीक है। ये चारों के चारों आपको चीज़ डायमेंशन को कवर करना है विद इन 10 मार्क्स और 2.5 पेज, एक पेज पूरा एक बाजू का, और दूसरा आधा से 50 to 75% आप पेज यूज़ कर सकते हो। 10 मार्क्स में इतना ही होता है, ठीक है, दैट्स इट। आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा, जो चैट ग्रुप होता है टेलीग्राम का, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे रहने दीजिए। हाँ नेक्स्ट हम ना शॉर्ट न्यूज़ में देखते हैं, वो थोड़ा सा काम का है।
ये देख लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको हम सीडी भी बोलते हैं। अभी देखो आपने नाम सुना होगा एफडी का, लोग बोलते हैं ना कि भाई एफडी करवा दो, सेम उसी टाइप का है बट हल्का सा डिफरेंस है। एफडी क्या होता है कि भाई हमने कुछ पैसा कुछ साल के लिए बैंक के अंदर रख दिया, इसको हम उठाएंगे नहीं और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और कुछ साल में हो सकता है डबल भी हो जाए, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो हो गई एफडी। अभी एफडी हमारी 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल कैसी भी होती है। सेम तरीके से हमारा होता है सीडी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बट इसके अंदर छोटा सा मेन फर्क क्या है कि जैसे एफडी बहुत सारे साल की हो सकती थी, ये मैक्सिमम 1 साल तक की होती है, ठीक है, और मिनिमम 7 डेज तक की होती है। तो 7 दिन से लेकर 1 साल तक सीडी होती है। ओके, अभी देखो ये छोटा सा टेन्यूर है और डेफिनेटली इसके अंदर क्या होता है भाई, आप अगर बैंक में अपना पैसा रखते हो तो इसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ भाई ये लो। अब इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि जो भी टेन्यूर रखा है, समझ लीजिए कि 6 महीने के लिए आपने रखा है, तो इस 6 महीने के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तय किया हुआ जो भी इंटरेस्ट है। और जब आपका 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो भी आपका अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट, दोनों एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। अभी इसमें एफडी जो होती है इससे ये अलग क्यों पड़ता है भाई, एक तो टेन्यूर है अलग और दूसरा रिस्क भी अलग है। एफडी से इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें मिलता है, सीडी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है आपको, एफडी में कम मिलता है। तो देखो इंटरेस्ट ज़्यादा तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा, राइट। तो यस, इंटरेस्ट में रिस्क भी ज़्यादा होता है और एफडी के कंपेयर में इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। एफडी में काफ़ी सारे चेंज हो सकते, जैसे कि एफडी में आपने 50 लाख समझ लीजिए 1 करोड़ रखा है, तो इसके बदले आपको लोन चाहिए तो 1 करोड़ के ऊपर आपको लोन मिल जाएगी, जबकि अगर सीडी में 1 करोड़ रखा है और लोन चाहिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हल्का सा फर्क है, ठीक है। तो देख लीजिए, फॉर्मल देख लेते हैं। इन शॉर्ट में क्या है कि आपने आप बैंक में अपना पैसा रखा 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए का, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको लोन बोन ऐसा कुछ भी उसके सामने नहीं मिलने वाला है, ठीक है। CDR नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मैं बताना ही भूल गया, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अ बैंक issued by bank as a promissory note against the fund deposited with for maturity period of up to 1 year, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, तो देखो कोई भी हम मार्केट में से पैसा उठाना या फिर रखने की बात करते हैं ना, तो 2 टाइप की मार्केट हमें मिलती है, ठीक है। एक होती है मनी मार्केट और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या है, अपना वो स्टॉक्स बॉन्ड जो भी 1 साल से ज़्यादा तक का है और ऐसा कुछ बात है, ठीक है। और मनी मार्केट में क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है कि भाई ये साथ, ये देखो शॉर्ट टर्म है ना, मिनी मैक्सिमम 1 साल है शॉर्ट टर्म, यूजुअली 1 साल से कम जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ज़्यादा होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ये मनी मार्केट का पार्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया दिया जा रहा है। तो सीडी इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप बैंक में पैसा अपना डालते हो, उसके बदले एक सर्टिफिकेट ले जाते हो और मैच्योरिटी पे आपको वो मिल जाएगा वापस, दैट्स इट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये इशू कौन कौन करता है, तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक मतलब सारी बैंक आ गई इसमें, SBI HDFC एक्सिस, फिर रीजनल रूरल बैंक भी करती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करती है और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी करती है, मतलब NBFC या जो भी है वो भी कर पाएंगे। दूसरा देख लीजिए कि शेल बी इशूड इन मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख, मतलब कम से कम इसमें कितना पैसा आपको रखना है, तो कम से कम 5 लाख रखना है और इसी के मल्टीप्लाई में दूसरा पैसा भी हो सकता है, मतलब 5 का 10 20 25 ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी देखो दूसरे भी हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो देख लीजिए, ये हमने देख लिया, किधर गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने ये देख लिया, ठीक है। देख लीजिए 7 से 364 दिन, क्योंकि 1 साल के से कम है, 1 से 3 साल तक का। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, हमने नीचे ही देखा, ठीक है, कि 7 दिन से, देखो ये 2 टेन्यूर मैंने बताए हुए हैं कि 7 से 64 एक टेन्यूर, और ये किसके लिए, कि अगर बैंक इशू कर रही है तो उसके लिए ये टेन्यूर रहेगा 1 साल से कम। अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने देखा था, देखो कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसे इशू कर सकते हैं, फिर उसका टेन्यूर हो जाएगा 1 से लेकर 3 साल तक के लिए का। ओके, ये दोनों देखो आमने सामने है। मिनिमम क्या है, अभी ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल में चेंज होता है तो 1 लाख भी हो सकता है, बट यूजुअली हमने नीचे देखा जैसे 5 लाख के डिनोमिनेशन में होता है, ठीक है। तो ये है CD, इसके जैसा दूसरे भी होते हैं, जैसे कि कमर्शियल बिल, ये भी बैंक ही इशू करती है, इसके अंदर 2 पार्टीज होती है, इसका भी टेन्यूर 7 से 365 मतलब 1 साल से कम का होता है। इसको किसके लिए किया जाता है, बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल NBFC
और सब केसेस हो सकता है। फिर कॉल मनी होता है, अगेन इसको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। 3 टाइप के कॉल मनी होते हैं। एक कॉल मनी 1 दिन के लिए का, इसको कॉल मनी ही बोलते हैं। फिर नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए का, और 14 दिन से ज़्यादा का हो तो उसको टर्म मनी बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट। इसमें क्या होता है, एक बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो दूसरी बैंक से मांगती है, तो वो होगा कॉल मनी मार्केट, ठीक है। और कमर्शियल बिल में क्या होता है भाई, 2 पार्टी है कि समझ लीजिए कि भाई कंपनी को, कोई कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो बैंक को बोले कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरे नाम से आप पैसा उठा दीजिए मुझे, और इतने टाइम के बाद मैं पैसा लौटा दूंगा। तो सेम वही कि सर्टिफिकेट एक इशू होगा, इसके बदले पैसा मिलेगा, फिर टाइम पीरियड खत्म हो तो सर्टिफिकेट दीजिए, पैसा लीजिए, ठीक है। फिर एक ट्रेजरी बिल्स होता है। ट्रेजरी बिल्स के अंदर भाई आरबीआई इशू करती है, इसका टेन्यूर 91, 182 और 364 डेज़ का होता है। ये डिस्काउंट प्राइस पे इशू होता है। डिस्काउंट मतलब समझिए ट्रेजरी बिल्स 100 रुपीज़ का है, इशू होगा तब इसकी प्राइस 95 रहेगी, और जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तब ये 100 पे ही आपको बेच देंगे वापस, ठीक है। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपने 95 में ख़रीदा और जब वापस देने गए तब पूरा 100 मिला, तो 5 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। फिर कैश मैनेजमेंट बिल सेम 91 डेज़ के कम तक का ये होता है, आरबीआई इशू करती है, और अगेन ये भी डिस्काउंट प्राइस पे होता है। देखिए पूरे से अलग से पूरा मनी मार्केट है, तो मैं उतना सारा आपको समझा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपने किया नहीं है, ठीक है। फिर रेपो ऑपरेशन होते हैं, ये बैंक और आरबीआई के बीच में होते हैं। फिर कमर्शियल पेपर होता है, ये कॉर्पोरेट इशू करते हैं, और इसमें भी 1 साल से कम तक का टाइम पीरियड होता है। ओके फाइन, ठीक है। मैं भी देखो आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं समझाने जाऊँगा तो बहुत देर लगेगी, हमारा करंट अफेयर नहीं होगा। पर हाँ डेफिनेटली आप अगर चाहते हो तो मुझे बताना, हम दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। नेक्स्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी हो गया हमारा, रिसर्च एंड फिर देख लिया हमारा है ईवी सेक्टर के ऊपर। तो भाई जीटीआरआई की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया कॉलोनी बनते जा रहा है ईवी के लिए चाइना की। कैसे? तो देखो हम बोल रहे हैं कि भाई 2030 तक 30% जितनी हमारे मार्केट में ईवी घूम रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल घूम रहे होंगे, बट उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं, जो ईवी हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वो दिक्कत वाली बात है। देखिए क्या है, इंडिया के यूनिक चैलेंजेस है। जैसे सबसे पहले तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है कि हमारा रिलायंस है इंडिया, जो भी हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये कहाँ से आती है, तो कोल से, भाई एसेट्रा, फॉसिल फ्यूल में सब आ गया, चलो अब समझते हैं, ठीक है। और वो हम बाहर से लेते हैं, तो वही की वही बात हो गई भाई, ये तो हमारी डिपेंडेंसी हो गई। दूसरा, चाइना पे भी डिपेंडेंसी है। जितनी भी हम ईवी में टोटल कॉस्ट आती है, उसका अराउंड 80% के आसपास जो भी उसमें चीज़ लगती है, मतलब बैटरी कंपोनेंट, ये वो सारे के सारे चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमें ईवी बनाना है तो वो तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे ना, तो अगेन वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो फ़ायदा क्या हुआ, देखो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पर डिपेंडेंट है, और जो उसके कंपोनेंट्स है बनाने के लिए, उसके लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। तो हम तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे ना। तो ईवी कायदे से हम ला के भी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, कुछ फ़ायदा खास हो नहीं रहा है। हाँ, एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा वो अलग बात है। तो ये हमारे इंडिया के चैलेंजेस हैं, ठीक है। और छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए, तो भाई जितनी भी ईवी एक्सपोर्ट होती है उसमें चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन ईवी एक्सपोर्ट की है, जिसकी प्राइस है $36 बिलियन। इट्स वेरी ह्यूज। इवन कुछ कंट्रीज है यूरोप की, यूएस एक्सेट्रा, उन लोगों ने चाइना के ऊपर बैन लगा दिया। तो चाइना ने क्या किया कि भाई अपनी कंपनी को ही दूसरी स्टेट में, मतलब दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर लिया, जैसे कि आशियान नेशन, फिलीपींस, मलेशिया, ये वो। तो अभी कंपनी क्या है, तो कंपनी उधर की है, और मलेशिया के ऊपर तो बैन है नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, चाइना की ही कंपनी मलेशिया में काम कर रही है और फिर यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है। तो सेम टू सेम ही बात हुई ना। बस फिर वेरी हैवीली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ 80% 70 to 80% पार्ट्स फ्रॉम चाइना, यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ईवी के पार्ट्स भी हम चाइना से ही लेते हैं। तो देखो चाइना तो अपना मस्त काम कर रहा है, हमारे सबके लिए दिक्कत है। इसलिए रिकमेंडेशन क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना खर्चा कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, बैटरी रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी बनाइए, उसमें खर्चा कीजिए, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखिए ओवर शॉर्ट टर्म गेन। क्योंकि हो सकता है अभी तो हम भाई ईवी में आगे बढ़ जाएं और अपना मस्त कर लें सब, बट लॉन्ग टर्म क्या होगा, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं चाइना से। अगर कंपोनेंट ही नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई। तो इसलिए लॉन्ग टर्म देखिए, शॉर्ट टर्म नहीं। ओके
फिर है हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। देखो अफ्रीका के साथ चाइना बहुत टाइम से कोलैबोरेट कर रहा था और पैसे उधार बांट रहा था। बट अभी अभी चाइना ने क्या किया कि भाई बोला कि हम जो भी पैसे उधार दे रखे ना उसमें कोई आपको रिलीफ विलीफ दे नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा हमें पैसा चाहिए, टाइम से दे देना। अभी देखो यही है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसमें ये क्या करते हैं कि उधार दे दिया और सामने इतना उधार दिया कि सामने वाला नहीं चुका पाएगा, और जब नहीं चुका पाएगा ना तो ये बोलेगा कि यार मेरा पैसा है, मैं पैसा तो लूंगा ना। अगर आप नहीं दे सकते ना, एक काम करो, अपने ज़मीन का ये हिस्सा मुझे दे दो, या फिर इस हिस्से में मुझे मिलिट्री बेस बनाने दो। आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और मुझे मेरा बेस मिल जाएगा। तो कायदे से देखो चाइना का तो गेन ही हुआ ना, उसको अपना ज़मीन मिल गई नहीं, या फिर कोई मिलिट्री बेस नया मिल गया। और जो उधार लिया देश ने, उसने तो अपनी सॉवरेनिटी लूज कर दी कि आपके ही देश में अभी कोई दूसरे आके बैठे हुए हैं। सेम ब्रिटिशर्स भी वही करते थे ना, सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया और फिर अपने ही जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको बैठा देते थे प्रिंसली स्टेट में, खत्म हो जाती थी स्टेट की सॉवरेनिटी ही। सेम चाइना इज डूइंग। तो बस इसी से भाई सामने आ गई कि चाइना की जो पॉलिसी रहती है वही, कि भाई चाइना ऐसा कर रहा है जबकि इंडिया ऐसा नहीं करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की एज वेल एज चाइना की एंगेजमेंट कैसी रही है। बायलैटरल एंगेजमेंट देखे तो चाइना वैनिटी प्रोजेक्ट्स लेके आता है वहाँ पे, और जो भी मतलब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे जो उसका एनवायरनमेंट है और रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो और जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। जबकि हम वो क्या करते हैं, हम कंपाला प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। कंपाला प्रिंसिपल क्या है भाई, तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में कैसे एंगेजमेंट रहना चाहिए, इस इसके लिए डिसाइड किए हुए प्रिंसिपल्स हैं कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे। देखो चाइना तो सब रिसोर्सेज खत्म कर रहा है, जबकि हमने क्या किया, रिसेंटली जब G20 की मीटिंग हुई हमने अफ्रीकन यूनियन को बुलाया, यार आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, आप इधर आ जाइए। हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अफ्रीका को आगे आने के लिए। तो दोनों में फ़र्क है ना कि उनका जो है वो भी उखाड़ लेना, और ऊपर से हमारा कि उसको और आगे बढ़ने का मौका देना, बोथ आर डिफरेंस। फिर है डेट टैप डिप्लोमेसी, ये यूज़ करता है, जबकि हम करते हैं टेली मेडिसिन प्रोग्राम, टेली एजुकेशन प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। दोनों में अगेन फ़र्क है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में चाइना जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके जाता है वहाँ पे लोकल की जॉब छीन जाती है, और अगर मिलती है तो सस्ती एकदम जॉब मिलती है, बाकी चाइना खुद ही अपने बंदे बेचता है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, तो इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन हमारा है कि हमारे IITs में अफ्रीका वाले पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन उनको पढ़ाते हैं, उन्हें उधर के जो टैलेंट है वहाँ उनको हम इंडियन कंपनीज में लेके आते हैं। तो डिफरेंस है यार, वो जॉब खा रहा है और हम जो दे रहे हैं। देखो इन सबको आप ना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और देयर इज चांसेस कि पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इंडियाज़ इंटरेस्ट क्या है अफ्रीका के अंदर, तो पूरे अफ्रीका में हम टॉप 5 इन्वेस्टर में से एक हैं, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। फिर मिनरल सिक्योरिटी में 30% रिजर्व है अफ्रीका के पास, तो हमें डेफिनेटली ये काम आ सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में भाई डेफिनेटली, अगर इंडिया का जो विजन है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना, रूल बेस्ड ऑर्डर लेके आना, उसमें अफ्रीका भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अफ्रीका का साथ हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है यार। ओके चलिए, काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी न्यूज़ है, इतना काम का नहीं है बट ऊपर से देख लीजिए। MHA की गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, कि रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको भाई फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है विंडो विद इन NDRF एंड SDRF। ओके, दोनों को देख लेते हैं। NDRF SDRF आपको पता है कि कोई भी भाई दिक्कत आती है तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर से पैसा निकाला जाता है, और जो भी हमें सहाय कर सकते हैं वो गवर्नमेंट सहाय करती है। दैट्स इट, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि कैसे देखो रिलीफ होता है। सबसे पहले तो ये जो भी फंड है वो किधर से आया था, तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू बना था। इसके अंदर हमने दो चीज़ बनाई, एक तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड और दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड, दो। अभी रिस्पॉन्स फंड के अंदर हमने 80% पैसा डाला और इसके अंदर हमने 20% पैसा डाला। फिर इस 80% के भी अंदर हमने और सब सेक्शन मारे हैं कि भाई रिस्पॉन्स फंड के अंदर रिस्पॉन्स एंड रिलीफ के लिए 40, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए 30 और प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 10। ऐसे पैसा जब अपना जो भी है वो जाएगा, ठीक है। और मैनेजमेंट के लिए 20 तो जा ही रहा है ऊपर। दैट्स इट, इतना ही है। अभी क्वेश्चन में देखो, हार्ड क्वेश्चन एकदम बनाना होगा ना तो वो ऐसा बोलेंगे भाई 100% पैसा NDRF के नीचे जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देख लिया आपने कि कैसे जाता है, रिस्पॉन्स में 40, रिकवरी में 30 और प्रिपेयर्डनेस में 10। ओके,
एम क्या है इसका, इधर आ जाइएगा, RR फंडिंग विंडो का। तो भाई जो भी गैप्स है हमारी फंडिंग में उसको एड्रेस करना है, दैट्स इट। फिर ये NDRF SDRF की बात करें तो हमने नीचे देख लिया कि भाई रिकवरी प्रिपेयर्डनेस कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पे जो ये देखा कि इसके लिए पैसा दिया जाता है। फिर नोडल एजेंसी क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जो भी स्टेट है उधर की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको देखेगी, ठीक है। कैलेमिटीज़ कौन कौन सी आती है, तो साइक्लोन, ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, अर्थक्वेक, फ्लड, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव सब आ जाता है। एक्टिविटीज़ अंदर हाउसिंग, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्रा सब प्रोवाइड करते हैं। नीड क्यों है हमारी, तो भाई सबसे पहले तो एब्सेंस है, ऐसी कोई हमने विंडो पर्टिकुलर बनाई रखी नहीं है। दूसरा, विदाउट रिकवरी भाई रीजनल इम्बेलेंसेस हो जाते हैं, कि समझ लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 100 रुपए की GDP रख रहे थे। अभी गुजरात के अंदर आ जाती है सुनामी और फिर आ जाता है अर्थक्वेक, एकदम खत्म, गुजरात को हो जाता है 50 रुपए का नुकसान। फिर उसके लिए हम रिकवरी कभी करते ही नहीं है। तो कितना रीजनल इम्बेलेंस हो गया कि जो बंदा पहले 100 कमा रहा था अभी वो 50 कमा रहा है, ठीक है। और महाराष्ट्र का तो 100 कमा रहा है। तो ये रीजनल इम्बेलेंस हो गया ना, कि एक 50 एक 100, जबकि एक थोड़ी सी इक्वलिटी होनी चाहिए। अभी भी देखो रीजनल इम्बेलेंसेस है तो सही हमारे पास, पर फिर भी इम्बेलेंस जो है वो डिजास्टर की वजह से तो नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्मल बात थी, हमने ये देख ली, ठीक है। और कोई बड़ा आर्टिकल शायद नहीं है, यस नहीं है। हाँ ये रहा टेल कार्बन। देखो टेल कार्बन क्या होता है, सबसे पहले तो ऐसा कार्बन जो कि नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड के अंदर है, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले भाई वेटलैंड क्या होता है, तो कोई भी पानी से भरी हुई जगह है, ठीक है। ज़मीन, ये ज़मीन है, सॉरी ये ज़मीन है, ये पानी से ऐसे भरी हुई है, थोड़े टाइम के लिए भरी हुई रहती है, उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ने क्राइटेरिया, बट दैट्स इट, रहने दीजिए उसे अभी। तो वेटलैंड है वो पानी से भरा हुआ, और इसके अंदर कोई कार्बन स्टोर हो जाता है, देन इट इज टिल कार्बन, दैट्स इट, ठीक है। ये भाई कार्बन सिक्वेस्टर की तरह वेजिटेशन यहाँ पे होती है, माइक्रोबियल बायोमास होता है, फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। ओके, दूसरे कौन कौन से कार्बन दे, हमने टिल कार्बन देखा, ठीक है। और कौन कौन से कार्बन है भाई, सबसे पहले तो कार्बन कैसे फॉर्म होते हैं, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, उसके रीजन्स अलग अलग होते हैं फॉर्म करने के लिए। वैसे ही तो कौन कौन से ऐसे होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ कार्बन में, ये इंद्रधनुष जैसा बनाया हुआ है, रेनबो जैसे, अच्छे से बुरे तक हम देखेंगे। सबसे पहले पर्पल, तो भाई जो कार्बन हमने इंडस्ट्रियल इमिशन हुआ है उस इमिशन के थ्रू कैप्चर कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे पर्पल कार्बन, ठीक है। समझ लीजिए कि ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के अंदर कार्बन इमिशन हो रहा था, इसको हमने कैप्चर कर लिया, एनवायरनमेंट में नहीं जाने दिया, तो इसको हम बोलेंगे पर्पल कार्बन। फिर है ब्लू कार्बन, जो ओशन के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है वो ब्लू कार्बन। फिर टील कार्बन, ओशन हमने देख लिया, तो अभी ओशन का फ्रेश वाटर देखेंगे, तो जो फ्रेश वाटर या वेटलैंड में स्टोर पड़ा हुआ है तो वो टिल कार्बन। फिर ग्रीन कार्बन, नाम से ही जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर स्टोर पड़ा हुआ है वो ग्रीन कार्बन। फिर आता है रेड कार्बन, अभी ये थोड़े से बुरे बुरे होंगे, ठीक है। तो भाई जो स्नो होती है हमारी, ठीक है, उसका सॉरी, तो स्नो के अंदर जो भी बायोलॉजिकल पार्टिकल हैं वो जो भी कार्बन रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेड कार्बन, ठीक है। इससे अल्बिडो रिलीज कम हो जाता है हमारा। अल्बिडो क्या होता है कि समझ लीजिए स्नो का सरफेस है पूरा का पूरा, हिमालय है समझ लीजिए, इसके अंदर आपको 100 सनलाइट आई, 100 यूनिट सनलाइट आई, और फिर ये वापस रिफ्लेक्ट भी करेगा ना, तो ये जितनी भी रिफ्लेक्ट करेगा ना उसको हम बोलेंगे अल्बिडो। तो भाई जितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम अल्बिडो बोलते हैं। समझ लीजिए पहले ये 90 सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देता था तो इसका अल्बिडो था 90%, अभी ये 80 करता है, रिड्यूस हो गया, तो इसका अल्बिडो हो गया 80 अल्बिडो, ठीक है। तो अगर स्नो ही मेल्ट हो जाएगा और वहाँ से ज़्यादा कार्बन निकलता रहेगा तो इसका अल्बिडो भी रिड्यूस होगा। इसको आपको यूज़ करना है कि अल्बिडो रिड्यूस होने का मतलब है ज़्यादा गर्मी होगी, ओके, क्योंकि हम ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं ना। अगर 20 हमने कैप्चर कर लिया, 80 ही हम रिलीज कर पाए, तो 20 तो हमने अपने पास रख लिया ना, तो और ज़्यादा गर्म हो गया। समझ लीजिए 50 हो जाए, तो हमने 50 कैप्चर कर लिया, अपने पास 50 रख लिया, तो ये नुकसान देता है। ओके, तो रेड कार्बन मतलब जो स्नो के यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्टिकल्स है उससे रिलीज हो रहा हो रेड कार्बन। फिर ब्राउन, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहां से जो कार्बन निकले वो ब्राउन कार्बन। फिर इंडस्ट्रियल इमिशन से जो कार्बन निकल रहा हो वो ग्रे कार्बन, और जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकल रहा हो वो ब्लैक कार्बन। तो जो हमारी गाड़ी से निकलेगा वो ब्लैक कार्बन, जो इंडस्ट्री से निकलेगा वो ग्रे कार्बन, और जो ऑर्गेनिक मैटर को हम आधा अधूरा जलाते हैं वहाँ से ब्राउन,
एंड रेड यहाँ पे जो पार्टिकल्स। यहाँ पे देखो सब अच्छा है, हम स्टोर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और यहाँ से सब बुरा है, हम हटा और बिगाड़ रहे हैं। दैट्स इट। न्यूज़ में भी साथ में केवलादेव नेशनल पार्क भी था, क्योंकि टेल कार्बन की स्टडी वहाँ पे ही हमने की थी। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान के अंदर आता है। ये 82 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। 82 में इसे नेशनल पार्क बनाया और 85 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। यहाँ पे 370 जितनी अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल स्पीशीज पाई जाती है। ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको हमने प्लेस कर दिया था 1990s के आसपास, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रिजीम। देखो ये भी समझा देता हूँ कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड और रामसर कन्वेंशन क्या है भाई। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर हम जो भी वेटलैंड है जो कि इम्पॉर्टेंट है वैसी साइट को लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी वेटलैंड इम्पॉर्टेंट है वो रामसर साइट घोषित हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रामसर साइट, हम मार्क करते हैं कि जो भी वेटलैंड इम्पॉर्टेंट है। अभी यही वेटलैंड जो हमने रामसर साइट में डाले हुए हैं, इसके ऊपर कोई थ्रेट आ जाता है, कोई डेंजर आ जाता है, तो इसको हम डालते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर। तो रामसर साइट ऐसी जिसके ऊपर कोई थ्रेट है, देन इट इज़ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। ये 1990s के अंदर घुसा था अपना केवलादेव नेशनल पार्क, हालांकि फिर इसको निकाल दिया, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट हाँ ऐसा था। ओके, नॉर्मल हो गया कि वेटलैंड जो भी इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए उसको हम रामसर साइट में लिस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वेटलैंड के तरीके से। ओके, और जो बिगड़ जाए उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डालते हैं कि भाई वेटलैंड इंपॉर्टेंट था पर इसके ऊपर थ्रेट है। चलिए आगे देखते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है, शॉर्ट न्यूज़ में दम कुछ है नहीं साथ, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे कि भाई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड पहला तो ये देखो आप अपना सब मैंने ऊपर भी बताया नहीं, आप खुद चेक करना चाहते हो ना कि आपके यहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है, तो गूगल में जाओ, जहाँ पे वो वेदर दिखता है ना, वहाँ पे नीचे आपको एयर क्वालिटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप खुद देख लेना कि आपके एरिया में कैसी एयर क्वालिटी है। तो वैसा ही अवार्ड दिया जाता है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले तो जिसकी 3 लाख तक की पॉपुलेशन है, फिर 10 लाख तक की है, और फिर 10 से ज़्यादा तक की है। ऐसे 3 कैटेगरीज में दिया जाता है सारे स्टेट्स को। इसके अंदर भाई सूरत, जबलपुर, आगरा कैटेगरी 1 में जीत गए हैं, फिरोज, अमरावती, झांसी कैटेगरी 2 में, और रायबरेली, नागलोंडा और नालगढ़ कैटेगरी 3 में। ओके, ये कौन देती है भाई? इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और किसके अंदर दिया जाता है? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। क्यों दिया जाता है? तो जिसने भी इसके लिए अच्छा काम किया है क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। दैट्स इट। और किस दिन दिया जाता है? तो 7 सितंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, नॉर्मल बात है, आपको ऐसे ही याद रख लेना है, रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। हाँ, ये ज़रूर याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। हमने जो ऊपर बोला था ना कि भाई क्लीन एयर के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं। आप लिख सकते हो कि भाई हमें अवार्ड देते हैं ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, स्टेट को लगे कि हमें और काम करना चाहिए, ऐसा। फिर नेक्स्ट है बेपी कोलंबो। अभी देखो बेपी कोलंबो मिशन है जो कि मर्क्यूरी के ऊपर जाएगा हमारा। यूरोपियन यूनियन और जापान दोनों मिलकर ये मिशन का पार्ट है। यहाँ पे ये 2 स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे और दोनों मिलकर जो मर्क्यूरी की ऑर्बिट के अंदर जाएगी और मर्क्यूरी को स्टडी करेगी। ओके, इससे पहले भी मर्क्यूरी के ऊपर 2 स्पेसक्राफ्ट गई हुई है, एक मरीनर और एक मैसेंजर। नॉर्मल, बस ये किसका है वही याद रखना है, यूरोपियन का और जापानीज़ का। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर सिलिकॉन है और कार्बन भी है। तो बस यही है कि भाई सिंथेटिकली प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। सिंथेटिकली प्रोड्यूस मतलब जो आर्टिफिशियली हमने प्रोड्यूस किया है। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? तो कार्बन रैंडम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और देख लीजिए कि भाई इसका जो सिलिकॉन कार्बाइड का पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने ओडिशा में स्टार्ट किया है, इंडिया में। ओके, फिर है हीलियम। देखो आपने वो देखा ही होगा कि भाई हमारी सुनीता विलियम और दूसरे भी उनके साथी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर फंस गए हैं, ठीक है। और इवन हमारा जो चंद्रयान 2 था वो भी हमारा टूट गया था, प्रॉपर पहुंच नहीं पाया था। ये सब क्यों हुआ था? तो हीलियम लीक की वजह से हुआ था। हीलियम लीक मतलब क्या? तो भाई हीलियम गैस होता है, ठीक है, और जो स्पेस क्राफ्ट होती है ना उनमें वो यूज़ किया जाता है एज ए प्रोपल्शन। अभी हीलियम होता है वो सबसे छोटा एटम होता है, और सबसे छोटा है तो डेफिनेटली इसको एस्केप होने के लिए भी, लीक होने के लिए भी छोटी सी भी जगह होगी तो ये लीक हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये सबसे वल्नरेबल होता है लीक के लिए, और इसीलिए ये सब हो गया है घटना। हीलियम के बारे में थोड़ी जानकारी दे ले तो एलिमेंट है ग्रुप ऑफ 18 जो नोबल गैस होते हुए हमारे पीरियडिक टेबल के, उसमें ये सेकंड लाइटेस्ट एनिमल है आफ्टर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है। फिर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है,
मतलब कुछ भी आपको पता नहीं चल सकता है कि अगर आप इसके साथ हो तो। कलर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोवेस्ट है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी लोवेस्ट है। ओके। और फिर आखिरी है यूज इन रॉकेट प्रेशर। हाँ, मैंने बोला ना प्रोपल्शन के लिए काम आता है एज अ फ्यूल, एंड साथ ही साथ जो कूलेंट है उसमें भी ये काम आ जाता है। मतलब कोई कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे भी हीलियम काम आ जाएगा। हमारे भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम काम लेते हैं हीलियम को, ठीक है। नॉर्मल बात है, ऐसे ही याद रख लेनी है। वाटर स्पिनच, तो भाई ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है, सेमी एक्वेटिक पेरेनियल प्लांट्स है। ये सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में। ओके। रिच क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो रिच इन फॉलिक एसिड ये होता है B9, फिर इसके अंदर कैरोटीन होता है, कैल्शियम, विटामिन ई ने सी, फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो भी हो अनबोर्न चिल्ड्रन के अंदर उसको ये ठीक करता है, आयरन की डेफिशिएंसी तो उसको भी ठीक कर देता है, और ये प्योरीफाई करता है एक्वेटिक हैबिटेट को, मतलब जो भी उसका हैबिटेट है उसको ये प्योरीफाई कर देगा, ठीक है। वाटर स्पिनच। ओके, जनरल। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने पूरी तरीके से देख लिया है। आपका पैसा अगर आप बैंक में रखते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको चाहिए तो आप CD में रख दो, सर्टिफिकेट डिपॉजिट में। इसके बदले आपको जो भी मैच्योरिटी होगी आप 1 साल तक दिया जाता है बैंक के अंदर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर 1 से 3 साल के लिए दिया जाता है। मैच्योरिटी एंड होगी तो आपको आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का दोनों वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये मनी मार्केट का पार्ट है। फिर सहरिया ट्राइब, तो ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है हमारे। अराउंड 74 जितनी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है इसका ये सहरिया ट्राइब भी पार्ट है। ये यूजुअली जिस जगह पे रहते हैं, जो बस्ती उनकी होती है, उसको सहराना बोलते हैं। नाम से ही मैच खा रहा है, सहराना। ये क्या क्या एक्टिविटी करती हैं ट्राइब, तो एग्रीकल्चर में होते हैं ये, और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको भी ये कलेक्ट करते हैं। इनका एरिया कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाला एरिया। न्यूज़ में क्यों थे, तो भाई इनके जो चिल्ड्रंस हैं सहरिया ट्राइब के, उनके ऊपर स्टडी हुई तो अराउंड 100 के आसपास केसेस आ गए हैं माल नरिशमेंट के, इसलिए न्यूज़ में है। ये बताता है कि भाई ट्राइब के लिए हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, वो अगर माल नरिश्ड है तो हम काम नहीं कर रहे हैं ठीक से अपना, दैट्स इट। फिर आगे नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। देखो हमारा एक मिशन चल रहा है, स्कीम है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके अंदर हम जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनको रीडेवलप कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। बट इसके चलते एक छोटी सी दिक्कत यह रही कि जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उसको भी हम नया बना देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, राइट। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था। अभी नीलगिरी माउंटेन रेलवे की बात करते हैं। ये भी रैक एंड पिनियन ट्रैक्शन के ऊपर काम करती है। इन शॉर्ट इसको इसी तरीके से आप याद रखोगे कि इसके जो ट्रेन को कोई स्टीप एरिया चढ़ना होता है, ये पहाड़ कोई चढ़ना होता है, तो ये एक मॉडल है जिसके थ्रू ट्रेन को ईजी रहता है चढ़ना, दैट्स इट। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित की हुई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज एन एक्सटेंशन दार्जिलिंग और ऑलरेडी भी दूसरे रेलवेज भी है माउंटेन रेलवे जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज और एनकलका शिमला रेलवेज। ओके। ये भाई नीलगिरी है वो 85 में प्रपोज 1854 में प्रपोज हुई थी, 1908 में बन गई थी। ये मीटर गॉज सिंगल ट्रैक रेलवे है, मीटर गॉज मतलब जिसके बीच का एरिया मीटर का होता है, और तमिलनाडु के अंदर है, नॉर्मल बात है, ठीक है। इन शॉर्ट याद यही रखना है आपको कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरी दार्जिलिंग और कलका शिमला हेरिटेज साइट है। और दूसरा ट्रेन के लिए हम क्या न्यू कर रहे हैं, तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। ये भले ही नेगेटिव टर्म में है कि ये, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, बाकी दूसरे को तो डेवलप करना जरूर है ना, तो ये पॉजिटिव्स है। फिर आखिरी न्यूज़ है हमारी शरद चंद्र बोस के ऊपर। ये भाई जो सुभाष चंद्र बोस है उनके भाई थे, आपको शक्ल भी मिल रही होगी, ठीक है। ये उनके भाई थे, और थोड़ा सा दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क था, बट इट्स फाइन। देख लीजिए दोनों कि भाई ये मेंबर रहे थे बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, एंड पार्ट ऑफ INC थे ये। फिर ये इलेक्ट हुए थे अल्डरमैन मल्टीपल टाइम्स इन कलकत्ता कॉरपोरेशन। ओके। की कंट्रीब्यूशन के अंदर ये CDM का पार्ट थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। इनको अरेस्ट भी किया गया था इन्हीं की वजह से। फिर इनका थोड़ा सा टिल्ट थी इनकी सोशलिस्ट अलाइनमेंट के ऊपर, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इस्टेब्लिश किया था। फिर इन्होंने अपोज किया था भाई जो बंगाल और पंजाब के जो रिलीजियस लाइन पे ये पार्टीशन कर रहे थे उनको अपोज किया था, और इसी के चलते उन्होंने रिज़ाइन भी किया था फ्रॉम कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। इनके न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं, तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन, क्योंकि ये सोशलिस्ट की ओर थोड़ा सा अलाइनमेंट रख लेते थे। फिर महाजाति एंड द नेशन। देखो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी के भाई थे और उनकी ये न्यूज़पेपर्स है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि उधर ऐसा हो जाता है हम गलती से सुभाष चंद्र बोस ही टिक करके आए, बल्कि है शरद चंद्र बोस, ठीक है। ऐसे यार बहुत सारे हैं। फिर एक सतीश चंद्र भी है, हमसे बस मिस्टेक ना हो जाए।
ठीक है, चलो आप इतना याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। मेन इनका यही है कि सोशलिस्ट अलाइनमेंट थी और इनके ये न्यूज़पेपर थे। ठीक है, ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। और मेंस का अटेम्प्ट करना हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, चैट ग्रुप का, वहाँ पे अपडेट कर देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ना लगा हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और इवन लगा हो तो भी बताइएगा कि भाई हाँ ठीक से आप कर रहे हो और ठीक है ये। तो सुनने के लिए आपका शुक्रिया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।